अच्छा, एक बात सोचिए, अगर अदालत से ही कोई गलती हो जाए तो क्या होता है? या अगर किसी जज को किसी कानून पे ही शक हो जाए तो? देखिए, हमारी न्याय व्यवस्था में ना इन सब चीज़ों के लिए कुछ कमाल के सेफ्टी नेट बने हुए हैं। आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत ऐसे ही दो बहुत पावरफुल टूल्स को समझने जा रहे हैं, रेफरेंस और रिवीजन। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम कानूनों के इस दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जस्टिस सिस्टम को खुद को सुधारने की जरूरत क्यों है। फिर हम रेफरेंस और रिवीजन की बारीकियों को समझेंगे, उनकी शक्तियों की सीमा देखेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब कुछ इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि हमें इन प्रक्रियाओं की जरूरत ही क्यों है। सोचकर देखिए, अगर देश के अलग अलग कोनों में एक ही कानून को अलग अलग तरीके से समझा और लागू किया जाने लगे तो क्या होगा। एक तरह का कंफ्यूजन और अराजकता फैल जाएगी, है ना। बस यहीं पर ये सेफ्टी वॉल्व काम आते हैं, जो ये पक्का करते हैं कि न्याय निष्पक्ष हो और सब जगह एक जैसा हो। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए एक छोटे से शहर में कोई मैजिस्ट्रेट एक ऐसे केस को सुन रहा है जिसमें कोई नया बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइबर लॉ जुड़ा हुआ है। अब वो उस कानून की व्याख्या को लेकर 100% श्योर नहीं है। तो क्या उन्हें बस अंदाजा लगा देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा कानूनी ढांचा उन्हें ये इजाजत देता है कि वो हाई कोर्ट से गाइडेंस ले सकें, और यहीं पर रेफरेंस का रोल आता है। तो हमारे पास दो मेन टूल्स हैं, रेफरेंस और रिवीजन। इसे ऐसे समझिए, रेफरेंस तब होता है जब एक स्टूडेंट, मतलब निचली अदालत, अपने टीचर यानी हाई कोर्ट से कोई मुश्किल सवाल पूछता है, और रिवीजन तब होता है जब टीचर खुद स्टूडेंट के काम को चेक करके उसमें गलतियां सुधारता है। सिंपल है ना। तो चलिए रेफरेंस पर जरा करीब से नजर डालते हैं। मान लीजिए कि एक जज के सामने एक ऐसा मामला आता है जिसमें एक बहुत पुराना और अस्पष्ट कानून शामिल है, और जज को लगता है कि यह कानून शायद संविधान के ही खिलाफ है। तो वो क्या करेंगे? वो केस को वहीं रोककर हाई कोर्ट से पूछेंगे, सुनिए, क्या यह कानून सच में वैलिड है? बस इसी प्रोसेस को रेफरेंस कहते हैं। बीएनएसएस का सेक्शन 436 इसे स्टेप बाय स्टेप बताता है। अगर निचली अदालत को लगता है कि कोई कानून इनवैलिड है और बड़ी अदालतों ने अभी तक इस पर कुछ कहा नहीं है, तो वो एक तरह से टाइम आउट ले लेते हैं। वो अपनी सारी चिंताएं और उसके कारण लिखकर गाइडेंस के लिए हाईकोर्ट को भेज देते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि कोई भी फैसला किसी गलत कानून के आधार पर ना हो। यहां कुछ फटाफट याद रखने वाले पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। पहला, रेफरेंस सिर्फ कानूनों के लिए नहीं बल्कि ऑर्डिनेंस और रेगुलेशंस पर भी लागू होता है। दूसरा, सेशन कोर्ट सिर्फ वैलिडिटी ही नहीं बल्कि कानून से जुड़ा कोई भी सवाल रेफर कर सकता है। और आखिर में, जब मामला हाई कोर्ट में है तब तक आरोपी को जेल में भी रखा जा सकता है या जमानत भी दी जा सकती है। इन पॉइंट्स को जरूर याद रखिएगा। और ये हमारी जुडिशियल सिस्टम की हायरार्की को दिखाता है। एक बार जब हाईकोर्ट अपना फैसला सुना देता है तो सेक्शन 437 के हिसाब से वो निचली अदालत के लिए पत्थर की लकीर बन जाता है। उन्हें बस उसे फॉलो करना ही होता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि पूरे राज्य में कानून की व्याख्या में एक रूप का बनी रहे। ठीक है, अब गियर बदलते हैं और बात करते हैं रिवीजन की। अगर रेफरेंस सवाल पूछने के बारे में था, तो रिवीजन गलतियों को सुधारने के बारे में है। यह हमारे जस्टिस सिस्टम का एरर चेक मैकेनिज्म है। जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो जरा ध्यान दें। सेक्शन 438 हाई कोर्ट या सेशन जज को 4 जादुई शब्दों के आधार पर निचली अदालतों के रिकॉर्ड्स की जांच करने की पावर देता है। करेक्टनेस, लीगैलिटी, प्रोप्राइटी और रेगुलैरिटी, यानी कि फैसला सही है या नहीं, कानूनी है या नहीं, उचित है या नहीं, और प्रक्रिया का पालन हुआ है या नहीं। ये शब्द अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक जरूरी कानूनी टर्म को समझ लेते हैं, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर। इसका मतलब है एक ऐसा अस्थायी आदेश जो मुकदमे के दौरान दिया जाता है। जैसे अगर कोई जज कहता है अगले हफ्ते एक नए गवाह को सुना जाएगा, ये फाइनल फैसला नहीं है, ये सिर्फ प्रोसीडिंग का एक छोटा सा हिस्सा है। और यहीं पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम आता है, आप एक इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन में नहीं जा सकते। क्यों? जरा सोचिए, अगर हर बार जज किसी गवाह को बुलाने का या तारीख तय करने का आदेश दे और पार्टी हाई कोर्ट में अपील करने लगे, तो केस तो कभी खत्म ही नहीं होंगे। ये नियम जो सेक्शन 438(2) में है, ये पक्का करता है कि न्याय की प्रक्रिया बिना वजह की देरी के चलती रहे। तो रिवीजन एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है, लेकिन कहते हैं ना,
बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो चलिए अब उन कुछ नियमों को देखते हैं जो ये पक्का करते हैं कि इस पावर का सही इस्तेमाल हो। हमारी न्यायिक दुनिया में हर किसी का एक बॉस होता है और सेक्शन 438 ये साफ करता है कि जब बात रिवीजन की आती है तो सेशन जज सभी मैजिस्ट्रेटों के बॉस होते हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशियल। इससे एक क्लियर हायरार्की बनती है और हर कोई जवाबदेह रहता है। ठीक है, यहाँ कुछ और ज़रूरी नियम हैं। पहला, आप फोरम शॉपिंग नहीं कर सकते। मतलब आप एक ही मामले के लिए सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह रिवीजन फाइल नहीं कर सकते। दूसरा, सेक्शन 439 के तहत रिवीजन का इस्तेमाल उन मामलों को फिर से खोलने के लिए किया जा सकता है जिन्हें गलत तरीके से खारिज कर दिया गया हो। और तीसरा, सेक्शन 440 के मुताबिक एक बार सेशन जज ने रिवीजन पर फैसला दे दिया तो उस व्यक्ति के लिए वो फैसला फाइनल होगा, वो उसी मैटर पर दोबारा हाईकोर्ट नहीं जा सकता। तो हमने काफी सारी कानूनी बातें समझ ली हैं, है ना? चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और इसकी बड़ी पिक्चर को देखते हैं। ये सिर्फ कुछ तकनीकी नियम नहीं है, ये एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज की नींव है। तो अगर इसे बहुत सिंपल शब्दों में समराइज करना हो तो रेफरेंस पूछने के बारे में है और रिवीजन जांचने के बारे में है। रेफरेंस की पहल निचली अदालत करती है जबकि रिवीजन की पहल ऊपरी अदालत करती है। दो अलग अलग उपकरण, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है, न्याय को सुनिश्चित करना। असल में ये दोनों उपकरण हमारी न्याय व्यवस्था में विश्वास को बनाए रखने के लिए हैं। ये हमें भरोसा दिलाते हैं कि अगर कोई गलती होती है तो उसे सुधारने का एक सिस्टम मौजूद है। ये सुनिश्चित करते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई कहीं भी हो।